नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सियासी दाव लगातार आप देख रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं तो चले जा रहे हैं। आगरा की बात करें, हम बरेली की बात करें, जेपी नड्डा जो है यहां पर रहेंगे। कांग्रेस जो है वो मैनिफेस्टो जारी करने वाली है, तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 12 बजे का कार्यक्रम है दिल्ली में, जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां पर। आगरा बरेली में जेपी नड्डा रहेंगे। हालांकि थोड़ा सा देरी हुई है धुंध की वजह से। जो पहुंचने का समय सुबह 10 बजे तक का था, उसमें थोड़ी सी देरी हुई है। अब उम्मीदवारों का जब हम जिक्र करते हैं, बीजेपी नई लिस्ट जो है उसकी भी चर्चा है और बूथ मैनिफेस्टो का हम जिक्र करेंगे। और अखिलेश यादव क्योंकि करहल से चुनाव लड़ने वाले हैं और जब से इस बात का ऐलान हुआ है, अलग तरह की बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर है। हर कोई इलेक्शन मोड पे आ चुका है क्योंकि यूपी और उत्तराखंड के साथ 5 राज्यों में चुनाव है। सभी पार्टियों की बात करें तो वह अपने उम्मीदवारों को मैदान में जो है उतार रही हैं, क्योंकि आज यूपी में पहले चरण के लिए होने वाले नामांकन का आज आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है। आज कई नेता यूपी में जो है नामांकन करते नजर आएंगे, जबकि दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन की अधिसूचना इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के लिए भी नामांकन के लिए अधिसूचना जारी होगी, क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। उत्तराखंड में भी ज्यादातर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिन पार्टियों ने अब तक मैदान में उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, वो पार्टियां भी जल्द अपने उम्मीदवार उतारेंगी। तो आज जो है, वैसे जब तक मतदान शुरू होंगे अलग अलग फेजेस के, आप ये माने कि हर दिन महत्वपूर्ण है सियासी तौर पर। और क्या क्या महत्वपूर्ण है वो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। तो सवाल और सवाल का जवाब वो हम आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम सरधना सीट से आज नामांकन भरेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो मृगांका कैराना का हम जिक्र करेंगे। उनके लिए भी आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसका हम जिक्र करें। कैराना सीट से कौन करेगा नामांकन? एसपी उम्मीदवार इकरा हसन और फिर मृगांका, पहले भी क्योंकि वो चुनाव लड़ चुकी हैं और इस बार भी। तो आज बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, आज पहले चरण के लिए आखिरी तारीख, दूसरे चरण की शुरुआत नॉमिनेशंस की। तो आप स्पेशली अगर हम देखें सहारनपुर की बात करें, सुशील हमारे साथ जुड़े हुए, पश्चिमी यूपी बहुत महत्वपूर्ण। सुशील, नामांकन का आज आखिरी दिन है पहले फेज का, जरा क्या उत्साह है बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सही कह रही हैं, उत्साह भी बहुत ज्यादा है लोगों में और साफ तौर से नामांकन की शुरुआत है। तो एक तरफ से ये कहा जाए कि जो फिलहाल लोकतंत्र का जो महापर्व होने वाला है, उसके आयोजन की शुरुआत की गई है। अगर सहारनपुर की बात बताएं तो सहारनपुर में जो इतिहास रहा है उसमें टोटल 7 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार 4 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में है कि इस बार शहर की सीटें हों या गांव की सीटें हों, कई लोगों से हमारी बातचीत हो भी रही है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझ में आई वो ये आई कि विकास को लेकर तमाम जो लोग हैं वो इस बार बातचीत कर रहे हैं। विकास की चर्चा कहीं ना कहीं हो भी रही है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें कई जगहों पर यह भी कहा गया कि योगी की सरकार में सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा रहा। लेकिन सहारनपुर में है तो सहारनपुर में कुछ लोग से भी बात भी कर लेते हैं। आज से नामांकन शुरू हो गया है, क्या लग रहा है सहारनपुर का माहौल? अजय समाजवादी में जा रहा है। समाजवादी और योगी जी का हिसाब किताब? अजय उसका तो चाहे उधर हो जाओ, इधर ही नहीं आएगा। क्या लग रहा है? अजय हारा तो गर्ग साहब इस बार ठीक। देखिए, मिली-जुली चीजें मिल भी रही हैं, लेकिन तमाम जगहों पर जो चर्चा है, हम शहर भी घूमे, गांव की तरफ थोड़ा बढ़ भी रहे हैं। सवाल सबसे माहौल जरूर समझा जा सकता है, लेकिन हाँ, वोटर का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता। वो वोटिंग जब करने जाता है उसके बाद भी बहुत कुछ उसके दिमाग में चेंज होता है। कल बुलंदशहर जाएंगे सीएम योगी, चुनाव समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। कल 1 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो ये जो जानकारी आई है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, वो भी हम आपको बता रहे हैं। चुनाव समिति की बैठक लेंगे। हर कदम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सोच समझकर उठाया जा रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टी की नेताओं की तरफ से। मुख्यमंत्री के बुलंदशहर कार्यक्रम का हम जिक्र कर रहे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के ब्रज क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। वो ताजनगरी आगरा में 40 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर शाम को बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। आगरा के कलेक्ट्रेट चौराहा पर प्रसिद्ध राउली महादेव मंदिर में पूजा करेंगे और इसके बाद आगरा में पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। वहीं दोपहर 3 बजे वो बरेली पहुंचेंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करते हुए डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा बरेली में ही रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और हमारे सहयोगी पवन गौड़ ने राउली महादेव मंदिर का जायजा लिया, जहां जेपी नड्डा दर्शन पूजन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय अब लगभग आ गया है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा दौरे पर हैं। यहां वो 40 विधानसभा क्षेत्रों की बैठक करेंगे, लेकिन बैठक करने से पहले जेपी नड्डा आज आगरा में राज राजेश्वर जो भगवान शिव का मंदिर है वहां आकर दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि इस मंदिर की अपनी एक मान्यता है। बताया जाता है 500 साल पुराना ये मंदिर है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं। पुजारी जी, क्या खासियत है इस मंदिर की? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आचार्य रणवीर उपाध्याय है। ये जो है मंदिर 900 साल पुराना है। एक राजा खेड़ा के सेठ जी थे, वो हाथी घाट से शंकर जी का परिवार लेकर के और राजा खेड़ा के लिए जा रहे थे। तो जब यहाँ राजपुर पर आए, राजपुर चुंगी पर, तो यहाँ रात्रि हो गई। तो रात्रि में उन्होंने यहाँ विश्राम किया और जब विश्राम करके जब सुबह उठे तो शंकर जी के परिवार को लेकर के चलने लगे, तो शंकर जी का परिवार नहीं उठा। और तो उन्होंने आसपास के जितने भी गांव हैं, चमरौली है, बगदा है, और सब लोगों को बुलाया। और जब उनको बुलाया, सब लोगों को बुलाया गया और जब उनको उठाया तो वो नहीं उठे। जब वो नहीं उठे तो सबने कहा कि यही इनकी प्रतिष्ठा करा दी जाए। तो यहाँ जो है उनकी प्रतिष्ठा करा दी गई। ये 900 साल पुरानी बात है। पंडित जी, जब कोई आता है भगवान के द्वार तो मन्नत भी मांगता है और पंडित का काम उनको आशीर्वाद देना भी होता है, तो उनको आप क्या आशीर्वाद देने जाएंगे? हम तो उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप जो है अपने हिंदुस्तान में जो है उन्नति करो और सही मार्ग पे चलो और गलत काम मत करो और सदा जो है उन्नति होती रहे और हमारे भारत का उत्थान होता रहे। तो यहाँ जेपी नड्डा के कार्यक्रम में हालांकि घने कोहरे की वजह से दिल्ली से उनकी फ्लाइट उड़ने में समस्या आ रही है। हालांकि कार्यक्रम में थोड़ा सा देरी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे और इस मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। आप सामने देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। सामने शिवलिंग है राज राजेश्वर महादेव जी की, तो उनकी पूजा अर्चना करके जेपी नड्डा अपने ब्रज क्षेत्र के दौरे की शुरुआत से पहले आशीर्वाद ग्रहण करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। कैमरा पर्सन जयसुप्रीत के साथ पवन गौड़, नटवर टीम, आगरा। उधर यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सभी की नजर रहने वाली है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने की जद्दोजहद कांग्रेस लंबे समय से कर रही है, तो हो सकता है कि कुछ लोक लुभावन वादे भी हो। इससे पहले कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो सामने आने वाला है और 12 बजे का वक्त यूं तो तय है। दिल्ली जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों रहेंगे और मैनिफेस्टो जारी करेंगे। तो मैनिफेस्टो में क्या रहेगा? जो बेसिक मुद्दे होते हैं आपके हेल्थ को लेकर, आपके स्वास्थ्य, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा विषय है, रोजगार, उसको लेकर सब देखना दिलचस्प होगा। पेंशन को लेकर देखिए, कल एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन योजना बहाली का जिक्र किया, तो क्या कांग्रेस भी ऐसा कुछ कर सकती है? नजर रहेगी इस पर। और कल बुलंदशहर के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। जिला चुनाव संचालन समिति और विधानसभा चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारियों को वो जीत का मंत्र देंगे। कल दोपहर 1 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की पुष्टि की है। यह भी हमने आपको जानकारी दी थी और अब इसकी पुष्टि हुई है, वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
अमेरिका की डाटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के नेताओं की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग को लेकर एक ताजा सर्वे कर नेताओं की लोकप्रियता का पता लगाया और पीएम मोदी इस लिस्ट में जो है शीर्ष स्थान पर काबिज हुए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग ट्रैक करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में टॉप पर हैं। उसमें मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग की अगर हम बात करें तो 71% है। तो वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% जो है। आप ये समझिए सरल शब्दों में कि एक पैमाना अलग अलग फीसदी के हिसाब से अलग अलग नेताओं का। तो 71% के साथ जहां प्रधानमंत्री मोदी पहले नंबर पर हैं, तो दूसरे नंबर पर हम आपको बता दें लोपेज ओब्राडोर, हम उनका जिक्र करेंगे। नंबर 3 पर मैरियो द्रागी, उसके बाद फ्यूमियो किशिदास चौथे नंबर पर, ओलफ स्कॉल की बात करेंगे 5वें नंबर पर, जो बाइडेन नंबर 6 पर हैं, जस्टिन ट्रूडो जिनका हम जिक्र करेंगे नंबर 7, नंबर 8 पर स्कॉट मॉरिसन, नंबर 9 पेड्रो सांचेज प्रधानमंत्री स्पेन, नंबर 10 पे मून जेन राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया, ज़ैर बोल्सोनारो राष्ट्रपति ब्राजील 11वें नंबर पे, 12 पे इमैनुअल मैक्रोन। जबकि देखिए इमैनुअल मैक्रोन को काफ़ी फेमस माना जाता है। बोरिस जॉनसन की जब हम बात करते हैं उनका भी काफ़ी नाम आता है, वो सबसे नीचे जो है पायदान पर रहते हैं इन टॉप लीडर्स की जब हम बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे। आज पहले चरण का नामांकन खत्म होगा और दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 फरवरी को पहले चरण यानी कि वोटिंग होनी है पहले फेज की। उससे पहले न्यूज़ 18 आपको महापोल दिखाने वाला है। आज शाम 7 बजे से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का महापोल जो है हम आपको दिखाएंगे। जनता का मूड सबसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या मुद्दे रहे होंगे और लोग क्या सोच रहे हैं। जो महापोल है वो आप जरूर देखिएगा। बीजेपी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर क्या बरकरार रख पाएंगे, क्या सर्वे है ये जो है, इसके लिए आपको शाम 7 बजे से न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर जरूर नजर रखनी होगी। आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तभी आप जो है जान पाएंगे कि जनता का मूड क्या है। आगे बढ़ते हैं। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग सब कुछ करवा सकता है आपसे। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जूनियर सीजन में हमें कई ऐसे बच्चे मिले हैं जिन्होंने अपने संकल्प के साथ वो किया जो लगभग असंभव लगता है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही 3 जीनियस पर जो इस हफ्ते के एपिसोड में नजर आएंगे। Music has no language but an innate ability to make you feel. My name is Rahul Vellal and I've been a student of Carnatic music for the past 10 years. I've performed in 6 languages till now. It's Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Marathi and Gujarati as well. He always enjoyed performing in front of large audience. He never had any fear even at a very young age. One thing we have always kept Rahul out of is what his social media presence is. We have kept him out of it. We wanted to be as pure as possible. I would definitely want to be a student of Carnatic music forever throughout my life, and I would love to sing Carnatic music in every corner of the world. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा। खबर आगरा से आ रही है। यहाँ के थाना ताजगंज में मशहूर डांसर सपना चौधरी का प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करती। खबर आ रही है पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। शराब तस्कर सत्यप्रकाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की फायरिंग से बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद करती है। बक्सा थाना पुलिस को पीली नदी पुल के पास से ये सफलता मिली है, जहां पर ये बदमाश पकड़ में आया। जौनपुर में मुठभेड़, शराब तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर आ रही है। 20,000 रुपए का इस पे इनाम
घोषित था, कई मामलों में वांछित था। सत्य प्रकाश इसका नाम। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस 20 लाख नौकरियों की गारंटी देगी। 20 लाख में से 8 लाख नौकरियां महिलाओं के लिए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1.5 लाख पद भरे जाएंगे। स्टार्टअप के जरिए स्टार्टअप के लिए 5 करोड़ रुपए का सीड स्टार्टअप फंड भी होगा, जिसमें 30 साल से कम उम्र के जो उद्यमी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बेसिक शिक्षा में 1 लाख प्रधान अध्यापक की कमी को पूरा किया जाएगा। तो ये कुछ बातें छनकर आई हैं सूत्रों के हवाले से, और ये बड़ा फैसला हो सकता है। 20 लाख नौकरियों का जब जिक्र हो रहा है और नौकरी की गारंटी बाकायदा, और उसमें माना जा रहा है कि प्राथमिकता महिलाओं को भी दी जाएगी विशेष तौर पर। तो बेहद ही महत्वपूर्ण। वैसे 12 बजे थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मैनिफेस्टो आने वाला है और क्या हो सकता है, कुछ छन के आ रहा है बाहर, वो हम आपको बता रहे हैं। उधर बांदा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। सीओ सिटी राकेश सिंह और एफएसटी टीम मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक के कई घंटे की पूछताछ के बाद भी कार सवार पैसे का ब्यौरा नहीं दे पाया है। आप जान रहे हैं इलेक्शन का समय है, आप इतनी बड़ी रकम लेकर वैसे भी ट्रैवल नहीं कर सकते होते हैं, और कम से कम आपको अपने सोर्सेज तो बता नहीं होते हैं। अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें जो सोर्स है इस पैसों का, ये माना जा रहा है कि ये वाहन चालक नहीं बता पा रहा। सवाल उठता है, क्या इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में होना था? किस पार्टी से ये है व्यक्ति? कुछ ये शुरुआती सवाल होते हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। वो संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग कैश, शराब, असलाह के संदर्भ में की जा रही थी। इसी दौरान थाना कोतवाली देहात गेट के सामने एक बोलेरो से दुर्गेश तिवारी निवासी इंदिरा नगर नामक व्यक्ति के पास से 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। उधर मथुरा में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस को भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं एक आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मामला दौलतपुर का है। साहुन पुत्र इनायत अरेस्ट हुआ है, जिसके कब्जे से 8 तमंचे, 4 बंदूक व 13 कारतूस बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने की भारी मात्रा में सामग्री बरामद हुई है। पूर्व में भी यह व्यक्ति इन गतिविधियों में सम्मिलित रहा है और इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।